अपना बिंदु भाषा है। हम भाषा के बारे में परिचर्चा करेंगे, उसका महत्व क्या है और भाषा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम परिचर्चा करते हैं भाषा शब्द के बारे में। भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना। संस्कृत भाषा में कहा भी गया है भाषयति इति भाषा, जिसको भाषित किया जा सकता है, जिसको अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसको कहा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। विचार विनिमय के माध्यम को, अर्थात विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहा जाता है। व्यक्ति जब अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है और दूसरे के मनोभावों को सुनता है तो उसे भाषा कहा जाता है। तो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा का जो स्वरूप है उसमें मौखिक स्वरूप है, लिखित स्वरूप है और सांकेतिक स्वरूप है। मौखिक स्वरूप में हम जानते हैं सबसे पहले मौखिक शब्द कैसे बना। मुख के साथ में एक प्रत्यय का विधान होने पर, मुख के साथ में एक प्रत्यय का विधान होने पर मौखिक शब्द बना। अर्थात व्यक्ति जब अपने मनोभावों को मुख के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, मुख के माध्यम से कहता है, तब वह भाषा का मौखिक स्वरूप कहलाता है। उसका माध्यम चुटकुले हो सकता है, कहानी हो सकता है, कोई कथन हो सकता है। इनके माध्यम से वह अपने मनोभावों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। फिर भाषा का जो स्वरूप है लिखित स्वरूप। जब व्यक्ति अपने मनोभावों को लिख करके अभिव्यक्त करता है, क्या करता है? लिख करके अभिव्यक्त करता है, तो वह भाषा का लिखित स्वरूप कहलाता है। उसका माध्यम व्यक्ति पत्र लेखन के माध्यम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है, निबंध के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, लिख करके, लिपिबद्ध करके अपने मनोभावों को व्यक्ति क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। तो परिभाषित रूप में ऐसा हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने मनोभावों को लिपिबद्ध करके, लिख करके आसानी से अभिव्यक्त करता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। इसके बाद में सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सांकेतिक शब्द को समझते हैं। सांकेतिक जो शब्द है वो संकेत के साथ में एक प्रत्यय का विधान होने पर सांकेतिक शब्द बना। अर्थात व्यक्ति जब हाव भाव के माध्यम से, शरीर के अंगों के माध्यम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है तब उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। दैनिक जीवन में हम जैसे हाथ का इशारा करके, अंगुली दिखा करके, भौहें चढ़ा करके, नाक सिकोड़ करके अपने मनोभावों को हम अभिव्यक्त करते हैं। कक्ष में जब बच्चे शरारत कर रहे होते हैं तो अध्यापक उनको शांत करने के लिए मुख पर अंगुली रखता है, उसके माध्यम से अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। अगर बच्चे ज्यादा शरारत कर रहे हैं तो डांटने के लिए वो हाथ का इशारा करता है, उसके माध्यम से वह अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जब शारीरिक हाव भाव के द्वारा अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है तो वो भाषा का सांकेतिक स्वरूप कहलाता है। फिर है भाषा सीखने का क्रमबद्ध रूप, यानी व्यक्ति जब भाषा सीखता है उसका क्रमबद्ध रूप क्या रहता है। तो सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो माता पिता के संपर्क में आता है और माता पिता से वो क्या है? सुनना सीखता है। अर्थात माता पिता जो बोलते हैं उनकी बात को वो सुनता है, सुन कर के फिर वो बोलना सीखता है। और विद्यालय में जो ही उसका दाखिला होता है तो वह पढ़ना सीखता है और पढ़ करके फिर वो क्या करता है? लिखना सीखता है। तो ये क्रमबद्ध स्वरूप रहा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा में अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषा सीखने का जो स्वरूप है या भाषा
सीखने का जो क्रमबद्ध रूप है वो कौन सा है, तो हम उसको इस सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। भारत की द्वितीय जो राष्ट्रपति रहे उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो स है उससे सुनना हो गया, वह से बोलना हो गया, प से पढ़ना हो गया और लि से लिखना हो गया। तो सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना हो गया। इसके बाद में हम विशेष जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अभी तक पूछे गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक में हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में हिंदी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उत्तर क्या रहेगा 343 से लेकर के 351। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। तो 343 ए क्या कहता है कि भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और उसकी लिपि का नाम क्या होगा, देवनागरी होगी। ये इसका उत्तर हो गया। फिर है हिंदी भाषा का मानक रूप, यानी भाषा को सरल बनाने के लिए हिंदी भाषा का जो मानक रूप शुरू हुआ वह 1962 में हुआ। तो हिंदी का मानकीकरण की बात करते हैं, हिंदी के मानकीकरण की बात करते हैं, तो मानकीकरण कब प्रारंभ हुआ, 1962 में। इसके बाद में ये प्रश्न अलग अलग शैली में पूछे जाते हैं, तो अक्सर इनके उत्तरों में हमें है ना भिन्नता नजर आती है। इन प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है, ठीक है। और अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होता है वो शब्द होता है। जब हम अर्थ ग्रहण करते हैं, किसी शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, शब्द होता है। और भाव ग्रहण की दृष्टि से, यानी कोई वाक्य आ गया, कोई पद्य आ गया, तो भाव ग्रहण की दृष्टि से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है वो वाक्य होता है। क्या होता है, वाक्य होता है। तो यह प्रश्न जो है उनके उत्तर भिन्न भिन्न आ रहे हैं। शैली की दृष्टि से देखें तो प्रश्नों की शैली बदल रही है। यहाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा गया तो वर्ण हो गया। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो शब्द हो गया। भाव ग्रहण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो वाक्य होता है। इस प्रकार ये उत्तर है। फिर हम परिचर्चा करेंगे भाषा के अन्य रूप। तो भाषा के जो अन्य रूप हमारे जीवन में देखने को मिलता है और राष्ट्र के संदर्भ में जिनका प्रश्न बनता है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। राष्ट्रभाषा, सबसे पहले राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, देश के अधिकांश लोगों के द्वारा, देश के अधिकांश लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा को बोला जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। इसके बाद में है राजभाषा। राजभाषा सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। मातृभाषा, शिशु जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में वो माता पिता व परिवार के लोगों के संपर्क में रहता है। माता पिता के द्वारा और परिवार के लोगों के संपर्क से जिस भाषा का विकास उसमें होता है, किस भाषा का, जिस भाषा को माता पिता बोलते हैं उस भाषा का विकास जब बालक में होता है तो उसे मातृभाषा कहा जाता है। अगर माता पिता हिंदी बोल रहे हैं तो बालक की मातृभाषा जो होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। अगर बालक के माता पिता आंग्ल भाषी हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो बच्चे की मातृभाषा जो होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। इसके बाद में संपर्क भाषा। संपर्क भाषा, विभिन्न भाषा भाषी लोग जब विचार विनिमय के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग जब विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, संपर्क भाषा कहा जाता है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति एक व्यक्ति के संपर्क में आकर के
उससे दूसरी भाषा सीखता है तो उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में जाकर के या दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत में आकर के अगर हिंदी भाषा सीख जाता है तो उस व्यक्ति की जो संपर्क भाषा होती है वो कौन सी होगी? हिंदी भाषा होगी। फिर है मानक भाषा। मानक भाषा का प्रारंभ इसलिए किया गया कि भाषा का स्वरूप जो कलिष्ठ था, जहाँ संस्कृत शब्दावली का प्रयोग अधिक हो रहा था, तत्सम शब्दों का बाहुल्य था, जहाँ पढ़ने लिखने में कठिनता महसूस हो रही थी और भाषा का विकास अवरुद्ध हो रहा था, तो उस विकास को सरल बनाने के लिए, भाषा की उपयोगिता को और अधिक बढ़ाने के लिए मानकीकरण का प्रारंभ किया गया। और मानकीकरण का प्रारंभ कब किया गया? 1962 में किया गया। तो ये सारे के सारे जो बिंदु अपने सामने थे उनके बारे में हमने परिचर्चा की। इनसे संबंधित अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में पुनः परिचर्चा कर लेते हैं। एक तो ये प्रश्न पूछा गया है कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, तो विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहा जाता है। फिर भाषा के स्वरूप के बारे में पूछा जाता है, तो भाषा का स्वरूप जो मौखिक है, लिखित है और सांकेतिक स्वरूप है। और फिर जो ये प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है, भाषा सीखने का क्रमबद्ध जो रूप रहता है वो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है। सांकेतिक भाषा में जैसे प्रश्न पूछा गया, हाव भाव के माध्यम से, भौहें चढ़ा करके, नाक से कोड़ करके, अंगुली या हाथ दिखा करके व्यक्ति जब अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है तो वो भाषा का कौन सा स्वरूप होता है? तो वो भाषा का सांकेतिक स्वरूप होता है। और संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में वर्णन है, तो अनुच्छेद 343(1) और संविधान की अनुच्छेद 343 से 351 में किसके बारे में जानकारी मिलती है? हिंदी या हिंदी भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। मानकीकरण का विकास कब हुआ? तो 1962 में हुआ। और फिर इसके बारे में है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वर्ण है। अर्थ की दृष्टि से छोटी इकाई शब्द है और भाव ग्रहण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई जो है वो वाक्य है। इस प्रकार हमने भाषा का जो बिंदु था उसके बारे में हमने परिचर्चा की। शेष परिचर्चा कल करें।